गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजय सर वेलकम करते हैं बच्चों आज के सेशन में आप सभी लोगों का। बच्चों आज के सेशन को कल से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कल के सेशन में हमने आपका पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक की चर्चा किया था और आज के सेशन में बच्चों हम चर्चा करेंगे आपके मेसोलिथिक काल की। ठीक है, लेकिन हम पहले दोनों को जोड़कर देखने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में मेसोलिथिक फेज को क्यों लाया गया, क्योंकि पहले जो स्टोन एज का डिवीजन किया गया था वह डिवीजन बच्चों आपके केवल पैलियोलिथिक और नियोलिथिक में था। ठीक, और नियोलिथिक शब्द की चर्चा सबसे पहले बच्चों किसने किया था? आपके जॉन लुबाक महोदय ने किया था। लेकिन बाद में चलकर देखा गया कि बीच में एक और ड्यूरेशन दे दिया गया जिससे नाम दिया जाता है बच्चों मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल बच्चों आपके पाषाण काल का सबसे बेहतरीन और सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन माना जाता है, क्योंकि इसमें बच्चों एक बहुत बड़ा परिवर्तन मानव जीवन में देखा जाएगा, यानी मनुष्य के समाज का निर्माण या उसकी अर्थव्यवस्था का बदलता हुआ स्वरूप या उसके पत्थरों की बनावट में आपको एक चेंज आपको देखने को मिलेगा बच्चों यहाँ पे। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ बच्चों। और कल हमने आपको बताया ही था बच्चों कि पैलियोलिथिक के मानव की विशेषताएं क्या क्या थी, कैसा था मानव उस समय का। आज हम उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चर्चा बच्चों अपने बारे में बनती है। मैं डॉक्टर संजय सर बच्चों इतिहास विषय से हमारा पीएचडी रहा है, इतिहास विषय से हमने पीएचडी किया है। 2006 में हमने यूपीएससी इंटरव्यू फेस किया बच्चों फर्स्ट अटेम्प्ट में, जो आप भी कर सकते हैं। मात्र 9 मंथ की प्रिपरेशन में हमने ऐसा किया और आप भी कर सकते हैं बच्चों एक बेहतरीन स्ट्रेटजी और जुनून के साथ। आप भी कर सकते हैं, यहां पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे अकेडमी के एजुकेटरों के साथ बच्चों। साथ साथ अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं, आप हमसे किसी भी तरह की जानकारी या कोई पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं बच्चों, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है बच्चों, जहां पर आप हमसे किसी भी तरह की सेवा ले सकते हैं। संकल्प पे बच्चों हमारे 2 क्लासेस अभी चल रहे हैं। एक सुबह बच्चों चल रहा है 10 AM पर, जहां पर हम आपको पढ़ा रहे हैं बच्चों इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, तो यहां पर बच्चों आप पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी। और शाम को बच्चों 9 PM पर, शाम को 9 PM पर बच्चों आप हमसे पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। और इसके साथ साथ बच्चों आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म पर बच्चों एक बेहतरीन प्रपोजल दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर आपके लिए बच्चों 80 टेस्ट मॉडल आपके लिए लाया गया है। ये 80 टेस्ट मॉडल आपको बच्चों पूरी तरह से प्रिपेयर करेगा, यानी जो भी स्टडी आप कर रहे हैं उसको बेहतर तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है, और यहां पर आपके 50 जो है प्रीलिम्स ओरिएंटेड और 30 बच्चों आपके मेंस ओरिएंटेड टेस्ट है इनमें से ही। लेकिन आपको ये टेस्ट बच्चों फ्री ऑफ कास्ट दिया जा रहा है आपके सब्सक्रिप्शन पर। सब्सक्रिप्शन के साथ साथ आपको 20 बुक्स भी दी जा रही है, यानी अनअकैडमी के टॉप एजुकेटरों द्वारा बच्चों ये बुक्स जो है स्ट्रक्चर्ड की गई है। ये बुक बच्चों अनअकैडमी के टॉप एजुकेटरों द्वारा स्ट्रक्चर्ड की गई है, जिसका लाभ आप ले सकते हैं। 20 बुक्स बच्चों आपको दी जा रही है। साथ साथ अगर आप इकोनॉमिक तौर पर बच्चों वीक हैं, अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो इसके लिए बच्चों वीडियो में नीचे लिंक दिया गया है, वहां पर आप जाएं और अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन दें। 2-4 चीजें वहां पर आपसे पूछा गया है, जैसे आप कौन सा कोर्स लोगे, कितने ड्यूरेशन का लोगे, कैसे लोगे, ये सारी चीजें दी गई हैं। और उस बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद आसानी से विद इन 2 आवर में आपको बच्चों 0 इंटरेस्ट पर, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, 0 इंटरेस्ट पर आपको बच्चों क्या मिल रहा है? आपको मिल रहा है सब्सक्रिप्शन, सॉरी आपको बच्चों लोन सेक्शन हो रहा है यहाँ पे आसानी से। और ये चूंकि ये वीक जो है बच्चों आपके लिए बम्पर ऑफर का वीक है, क्योंकि इस वीक में आपको बच्चों 45% ऑफर दिया जा रहा है। 45% ऑफर बच्चों आपको मिल रहा है। यहां पर जो है इसका लाभ आप ले सकते हैं बच्चों। 10% ऑफर बच्चों हमारे रेफरल कोड संजय सेवन के साथ आपको मिलेगा। ये संजय सेवन ये हमारा रेफरल कोड है बच्चों, जो हमारी आइडेंटिटी है, इसका लाभ आप ले सकते हैं। आप जुड़कर हमारे साथ बच्चों 45% ऑफर का लाभ ले सकते हैं और साथ साथ हमारे पूरे गाइडेंस का। यानी अगर ये आइडेंटिटी हमारी बच्चों आप यूज करते हैं तो ये हमारे लिए खुशी की बात होगी। ठीक है, और ये ऑफर बच्चों आपका 8 जुलाई से 14 जुलाई के बीच है। 8 जुलाई से 14 जुलाई के बीच है बच्चों, ये 8 जुलाई से 14 जुलाई के बीच है। और इससे बेहतर अवसर बच्चों आपको नहीं आएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन प्राइस जो है वो बच्चों बंपर स्तर पर रिड्यूस हुए हैं। ठीक है, बड़े स्तर पर बच्चों ये रिड्यूस हुए हैं, जिसका लाभ आप ले सकते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं बच्चों आइकोनिक और प्लस 2 तरह के प्लेटफॉर्म है आपके। आइकोनिक पे बच्चों आपको यहां पर क्या मिलता है? आपको यहां पर पर्सनल गाइडेंस मिलता है, आपको कैसे नोट्स बनाना है, कैसे अपनी रीडिंग स्किल डेवलप करना है, कैसे राइटिंग स्किल डेवलप करना है, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। और प्लस प्लेटफॉर्म की जहां तक बात है बच्चों, तो प्लस पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। हाँ, यहां पे जो वीडियो आपका होता बच्चों वो पूरी तरह से उसको आप चाहे जितनी बार देखना चाहो देख सकते हो।
ठीक, जीएस के कोर्सेज आप अलग से ले सकते हो, जीएस के कोर्सेज में भी बच्चों आपको ये छूट दी गई है। साथ साथ ऑप्शनल के कोर्सेज अलग से ले सकते हो, ऑप्शनल और जीएस दोनों अलग अलग बच्चों आप ले सकते हो, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। और अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म बच्चों इस बात के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि आपको कैसे वो सक्सेस दिलाए, ठीक है। इसलिए लगातार बच्चों बेहतर करने की कोशिश हो रही है। नई बैच आपकी आ रही बच्चों 14 जुलाई को, तो फटाफट सभी लोग रेडी हो जाइए। 14 जुलाई को बच्चों नई बैच आ रही है, ठीक, और इस नई बैच से आप अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और एवरी संडे बच्चों आपके लिए बेस्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम रहता है, जहां पर आप जुड़ सकते हैं बच्चों। चलिए देखिए, आइए बच्चों, तो हम पढ़ रहे थे पाषाण काल, हम पढ़ रहे थे बच्चों क्या, पाषाण काल, क्या पढ़ रहे थे, पाषाण काल। और हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था पाषाण काल का जो डिवीजन है वो कितने भागों में किया गया बच्चों। पाषाण काल का जो डिवीजन है वो मूलतः बच्चों आपके कितने भागों में है, 3 भागों में। एक आपका बच्चों हमने बताया पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल जिसे आप पैलियोलिथिक एज कहते हैं, पूरा पाषाण काल। ठीक, आपका बच्चों मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और तीसरा था आपका बच्चों नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। तीसरा था आपका नवपाषाण काल। ये 3 काल थे बच्चों। नवपाषाण काल शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया, जॉन लुबाक ने किया था। इस शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया, जॉन लुबाक ने बच्चों। अब देखिए, इसको भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पूरा पाषाण, इसको हमने 3 भागों में बांटा था बच्चों। सबसे पहला था इसमें निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक है। दूसरा था हमारा मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल। और तीसरा था हमारा बच्चों उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। ये 3 काल थे बच्चों, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। कल हमने आपको बताया था बच्चों इस काल के मानों और इस काल के मानों में क्या अंतर है। यहां का मनुष्य बच्चों फलक प्रकार के उपकरणों का ज्यादातर उपयोग किया, यहां पर बच्चों फलक उपकरण का उपयोग करता है मानव, और इसलिए हमने आपको बताया था कि इसे हम फलक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। और चूंकि ये फलक प्रकार के उपकरण ज्यादातर बच्चों आपके फ्रांस में उपयोग किए गए, वहां पर इस फलकों को क्या कहा जाता था, मेस्तूरियन कहा जाता था। इसलिए बच्चों हम इसे मेस्तूरियन संस्कृति भी नाम देते हैं। इसलिए बच्चों इसे क्या कहा गया था, मेस्तूरियन संस्कृति, मेस्तूरियन संस्कृति, मेस्तूरियन संस्कृति इसे नाम दिया गया था। और यहां पर बच्चों पत्थरों की बनावट में कहीं न कहीं थोड़ा सा बच्चों क्या दिखा था, बदलाव दिखा था। और यहां का मानो छोटे छोटे पत्थरों का, यानी जो फलक, जो सल्क निकलते हैं, जो पत्थर को तोड़ने से जो छोटा वाला टुकड़ा निकलता है, उसका उपयोग करना बच्चों यहां पर मानव ने शुरू कर दिया था, ठीक है। अब देखो, कहते हैं जो उच्च पूरा पाषाण काल है, यहां पर बच्चों क्या चेंजेज होता है, क्या अंतर होता है। कहते हैं उच्च पूरा पाषाण काल का जो मानव है बच्चों, वह फलक के बजाय, जैसे जो फलक होता था, ये देखिए मान लीजिए ये बड़ा पत्थर है, ठीक है, ये बड़ा पत्थर है। अगर हमने ये टुकड़ा निकाला तो मान लो ये टुकड़ा निकला, तो ये टुकड़ा कुछ इस तरह से होगा, ठीक। तो यहां पर बच्चों क्या होगा भाई, जहां से ये छोड़ेगा वहां पर क्या होगा, इसमें बारीकी होगी। ये कोर जो है इसका बच्चों क्या होगा, बारीक होगा। ये कोर इसका बारीक होगा। इसे क्या कहोगे, फलक कहोगे, फलक या सल्क कहेंगे इसे, सल्क या फलक, सल्क या फलक, ठीक है। अब देखो, कहते हैं अगर हम इसी को थोड़ा सा रगड़ दे पत्थरों पर बच्चों, रगड़ दे तो इसमें और बारीकी आ जाएगी, और इसमें बच्चों क्या आ जाएगी, बारीकी आ जाएगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, ब्लेड कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, ब्लेड कहेंगे बच्चों। तो यहां पर जो उच्च पुरापाषाणिक मानव है, यह ज्यादातर किस प्रकार के पत्थरों का उपयोग किया, ब्लेड प्रकार के पत्थरों का उपयोग करेगा। कौन से प्रकार के पत्थर, ब्लेड प्रकार के। यानी कहने का मतलब है कि अब मानो जो है पत्थरों को पत्थरों पर रगड़कर क्या करना सीख गया, उसे और बारीक बनाना सीख गया बच्चों।
और ज्यादा धारदार और घातक उसे बनाना सीख गया। और साथ साथ इसका मतलब यह नहीं है कि जो पहले के उपकरण थे बच्चों उनका उपयोग उसने बंद कर दिया। पहले के उपकरण अभी भी उपयोग में है, लेकिन हम नाम उसी का लेते हैं जिसका ज्यादातर या बहुतायत उपयोग होता है। इसका मतलब है कि ब्लेड प्रकार के उपकरणों का ज्यादा उपयोग हुआ, लेकिन जो पहले के उपकरण थे जैसे फलक, जैसे खुरचनी, जैसे पेबल, जैसे फलक, खुरचनी, पेबल, ब्लेड, ये पत्थर बच्चों पहले भी उपयोग होते थे और अब भी उपयोग हो रहे हैं। लेकिन ज्यादातर उपयोग किसका हो रहा है? ब्लेड का हो रहा है बच्चों। ज्यादातर उपयोग कैसा हो रहा? ब्लेड का। तो हमने पहला अंतर बताया कि उच्च पुरापाषाण काल में क्या डिफरेंस होता है, तो यहां पर ब्लेड प्रकार के उपकरण होता है। अब देखो जरा आते हैं और क्या चेंजेस हुआ बच्चों इसमें। उच्च पुरापाषाण काल में और परिवर्तन क्या होता है जरा देखिए। कहते हैं उच्च पुरापाषाण काल में ही पहली बार हमें बच्चों चित्रकला का प्रमाण मिलता है। किसका प्रमाण मिलता है? चित्रकला का। ठीक, और यह चित्रकला का प्रमाण बच्चों कहते हैं महाराष्ट्र के नेवासा में शुतुरमुर्ग के अंडे पर बना हुआ पाया गया है। शुतुरमुर्ग के अंडे पर बच्चों, शुतुरमुर्ग के अंडे पर बना हुआ यह चित्र मिला है। ठीक, और इसके साथ साथ बच्चों आपके भीमबेटका जो एमपी के बच्चों रायसेन जिले में है, यहां से भी चित्रकला का बहुतायत प्रमाण मिला है। एमपी के रायसेन से भी बच्चों चित्रकला का बड़े स्तर पर हमको क्या मिलता है? प्रमाण मिलता है। तो यहां पर शुतुरमुर्ग के अंडे से बच्चों महाराष्ट्र के नेवासा से मिला है। ठीक, महाराष्ट्र का नेवासा मत कहिए, नेवासा में भी और अंदर आएंगे बच्चों तो पटड़े एक स्थान है जहां से ये मिला हुआ है। पटड़े, महाराष्ट्र में पटड़े बच्चों एक स्थान है जहां से ये हमें प्रमाण मिला है। ठीक है, चित्रकला का प्रमाण बच्चों सबसे पहली बार इसी काल में देखा गया। और साथ साथ इसके साथ साथ बच्चों एक और कहते हैं इलाहाबाद के लोहदा नाला से बच्चों, इलाहाबाद में लोहदा नाला है। लोहदा नाला ये बच्चों क्या है? पुरातात्विक साइट है। लोहदा नाला से हमें अस्थि निर्मित मातृदेवी की मूर्ति मिली है। क्या मिली है? अस्थि निर्मित मातृदेवी की मूर्ति। अस्थि माने होता हड्डी। अस्थि निर्मित मातृदेवी की बच्चों क्या पाई गई है? मूर्ति पाई गई है। मातृदेवी की बच्चों क्या मिली है? मूर्ति मिली है। अस्थि निर्मित मातृदेवी की क्या मिली है? मूर्ति मिली है। तो लोहदा नाला और अस्थि निर्मित मातृदेवी की मूर्ति बच्चों ये आपके कहां पाई गई है? ये इलाहाबाद में पाई गई है। कहां पाई गई है बच्चों? इलाहाबाद में पाई गई है। ठीक है, कहां पाई गई है? इलाहाबाद में। ठीक, अब देखो यहां पर जरा आप एक यूपीएससी के विद्यार्थी होने के कारण बच्चों इस यहां पे परिवर्तन देखिए। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या उच्च पुरापाषाण काल में मानव में कुछ परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है, जल्दी बताइए, क्या आपको उच्च पुरापाषाणिक मानव में कोई परिवर्तन आपको दिख रहा है? कोई परिवर्तन आपको दिख रहा है बच्चों? तो क्या परिवर्तन दिख रहा है जल्दी बताएं फटाफट। भाई देखो सीधी सी बात है बच्चों, इस काल का मानव और इस काल का मानव, दोनों काल के मानव ने केवल क्या उपयोग किया? प्रस्तर। प्रस्तर मीन्स पत्थर। यहां पर मनुष्य क्या कर रहा है भाई? हड्डी का उपयोग किया पहली बार मानव ने। अस्थि निर्मित, अस्थि माने हड्डी। तो पहला परिवर्तन तो हमें इस काल में क्या दिखा कि भाई मनुष्य अब जो है प्रस्तर के साथ साथ हड्डियों का उपयोग करना शुरू कर दिया, यानी अब हड्डी के भी उपकरण बनने लगे। दूसरा कहते हैं कला के जो 3 प्रारूप होते हैं, स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला, कला के तीनों प्रारूपों में 2 प्रारूप यानी चित्रकला और मूर्ति कला, ये दोनों कलाएं बच्चों आपको हमें इस काल में दिखाई दे रही हैं। यानी कह सकते हैं कि मानव जीवन में कला का जो समावेश है उसका प्रारंभ बच्चों हमें दिख रहा है। साथ साथ कला का संबंध बच्चों किससे होता है? अलंकरण और मनोरंजन से होता है। तो जीवन में मनोरंजन का समावेश भी हमें दिखाई दे रहा है। साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि जो मूर्ति होती है बच्चों ये धर्म के कर्मकांडी स्वरूप से जुड़ी होती है। धर्म का कर्मकांडी स्वरूप, जैसे कहते हैं ना कि धर्म इति धार्त, जो धारण करने योग्य वही धर्म होता, धर्म का संबंध मानवता से होता है। लेकिन धर्म के कर्मकांडी स्वरूप का संबंध बच्चों मूर्ति पूजा, मंदिर निर्माण कला से होता है। तो धर्म के कर्मकांडी स्वरूप की प्रारंभ या शुरुआत भी बच्चों यहां से आपको देखने को मिल जाएगी।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो यहां तक बात हमने किया बच्चों उच्च पुरापाषाण काल की। अब हम आते हैं किस पे, यहां क्लियर हो गया होगा सभी को। अब हम आते हैं बच्चों किस पे, मध्य पाषाण काल पे। मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक, मध्य पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल, इसे कहते हैं बच्चों मेसोलिथिक। मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल। देखिए बच्चों, इसे हम कहते हैं कि मध्य पाषाण काल में आपको क्या क्या परिवर्तन आपको दिखेगा बच्चों। चलिए देखते हैं। देखिए, कहते हैं इस काल का खोजकर्ता बच्चों किसे माना गया है। इस काल का खोजकर्ता बच्चों सीएल कार्लाइल को माना गया है। इस काल का खोजकर्ता कौन है बच्चों, सीएल कार्लाइल। ठीक है, सीएल कार्लाइल को बच्चों हम इस काल का क्या मानते हैं, खोजकर्ता मानते हैं। क्या मानते हैं बच्चों, खोजकर्ता। सीएल कार्लाइल को हम इस काल का बच्चों क्या मानते हैं, खोजकर्ता मानते हैं। किस चीज को खोजा इन्होंने, क्या खोजा बच्चों, भाई क्या खोजा इन्होंने, इन्होंने खोजा बच्चों सूक्ष्म एवं लघु पाषाण उपकरण। सूक्ष्म एवं लघु पाषाण उपकरण, सूक्ष्म एवं लघु पाषाण उपकरण, सूक्ष्म एवं लघु पाषाण उपकरण। ठीक है, यानी मध्य पाषाण काल के पत्थरों के औजारों में जो बनावट में जो परिवर्तन दिखता है वो परिवर्तन बच्चों यही है। ठीक है, वो परिवर्तन यही है। कहते हैं इस काल के जो औजार यानी जो पत्थर के बने उपकरण हैं, वो पत्थर के उपकरण बच्चों मूलतः 1/2, 1/3 इंच कितने छोटे हैं बच्चों। ये इतने छोटे छोटे उपकरण हैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं, ठीक है, कि ये इतने छोटे छोटे बच्चों क्या है, उपकरण हैं। ठीक, 1/2 से 1/3 इंच कितने क्या है, ये छोटे हैं। अब देखिए, कहते हैं सूक्ष्म एवं लघु पाषाण उपकरण थे ये। ठीक है, सूक्ष्म और लघु पाषाण उपकरण है। इनके आकार की अगर हम बात करें बच्चों, आकार के संदर्भ में अगर बात करें तो इनका आकार कैसा है, ज्यामितीय आकार है। कैसा आकार है, ज्यामितीय। अब देखिए, ज्यामिति का संबंध बच्चों किससे है, गणित से है। ज्यामिति का संबंध किससे है, गणित से है। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि भाई उस समय बच्चों आपके मन में आ रहा होगा कि क्या गणित से लोग परिचित थे। नहीं भाई, हमने ये पत्थर था, मान लीजिए ये पत्थर हमने टुकड़ा तोड़ा, अब ये टुकड़ा इस तरह से निकल गया। अब ये टुकड़ा इस तरह से निकल गया, मान लीजिए ये टुकड़ा कुछ इस तरह से निकल गया। ठीक, तो भाई सीधी सी बात है, ये आकार किसका है, त्रिभुज का है। लेकिन मुझे थोड़ी ना पता कि ये आकार त्रिभुज का है। हम तो पत्थर तोड़ रहे थे, तो हमने ये इस तरह की संरचना को तोड़ा। बाद के मानव ने इसी संरचना को क्या नाम दे दिया, त्रिभुज नाम दे दिया। बाद के मानव ने इस संरचना को क्या नाम दिया, त्रिभुज नाम दे दिया। और भाई मैं बार बार आपको बताता हूं कि जब भी हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हम इतिहास को बच्चों वर्तमान की सापेक्षता में पढ़ते हैं। हम इतिहास को बच्चों इतिहास को क्या करते हैं, वर्तमान की सापेक्षता में पढ़ते हैं। यानी कहने का मतलब है, जैसे मान लो हमने यहां पर उत्खनन कार्य किया। अब यहां पर उत्खनन कार्य करने पर अगर मान लो हमें यहां एक गेहूं का दाना मिल जाता है। ठीक है, एक गेहूं का दाना मिला, मान लो ये 5000 बीसी प्राचीन है। अब अगर यहां पर गेहूं का कोई दाना मिला और हमारे लिए हमारा जो गेहूं होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, और ये भी कुछ इसी तरह से मान लो है, तो हम क्या करेंगे, हम इसे गेहूं कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि जो संरचना इसकी है वही संरचना आज हमारे गेहूं की है। यानी उसी संरचना की वस्तु को आज की डेट में हम क्या कहते हैं, गेहूं कहते हैं। तो हमने वर्तमान नाम की सापेक्षता में इस वस्तु का नाम भी क्या रख दिया, गेहूं। हो सकता है उस काल का मानव इसे गेहूं ना कहता हो,
कोई और इसका नाम रहा हो, लेकिन हमने इसे क्या कहा, गेहूं कहा। क्यों कहा, क्योंकि वर्तमान में इसी संरचना से जुड़ी वस्तु को हम क्या कहते हैं, गेहूं कहते हैं। तो सीधी सी बात, मैंने यहां पर आप समझ गए होंगे कि भाई यहां पर जब बात जो है मध्य पाषाणिक उपकरणों की आती है, तो मध्य पाषाण काल के जो उपकरण हैं उनमें सूक्ष्म और लघु पाषाण उपकरण है बच्चों, जो पूरी तरह से, जो बच्चों किससे बने हैं, जो किसके बने हैं बच्चों, जो कैल्सिडोनी, कैल्सिडोनी, फ्लिंट, चर्ट, जैस्पर, क्वार्टजाइट, इन पत्थरों से बच्चों ये क्या है, बने हुए हैं। इन पत्थरों से बच्चों क्या है, ये बने हुए हैं। ठीक है, यानी इनके पत्थर है, पत्थरों की वैरायटी है बच्चों। ये क्या है, ये पत्थरों के प्रकार हैं। ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये प्रस्तर के प्रकार हैं। प्रस्तर के बच्चों क्या है, ये प्रकार हैं। ठीक, ये क्या है, प्रस्तर के प्रकार हैं। अब देखो, कहते हैं कि इस काल का जो मानव है बच्चों, जरा उसका विकास जरा देखिए कि इस काल का मानव किन क्षेत्रों में फैला हुआ था। अब देखिए, इस काल का मानव बच्चों कहां पर पाया जाएगा। देखो, ये है बच्चों आपका इंडिया। अब आप पढ़ रहे हैं, मैप बना रहे हैं बच्चों, क्या, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल बच्चों कहां कहां पे पाया गया है। चलिए देख, पहले तो ये जान लीजिए, अभी तक आपने जो पढ़ा बच्चों, उसमें हमने आपको बताया था कि उसमें हमने बच्चों आपको बताया था कि जो पूरा पाषाणिक संस्कृति थी, यानी मध्य पाषाण काल के पहले, वो संस्कृति कहां नहीं पाई गई थी, गंगा घाटी में नहीं पाई गई। क्यों नहीं पाई गई थी बच्चों, उसका कारण था क्योंकि उस काल के मानव को पत्थर और पानी चाहिए था। तो जहां पत्थर और पानी मिला, उन्हीं नदी घाटियों में बच्चों वो रहा, यानी पहाड़ी नदी घाटियों में उस काल का मानव निवास किया। लेकिन पहली बार मध्य पाषाण काल में बच्चों परिवर्तन आपको देखिएगा। अब मानव मैदानी क्षेत्रों में आएगा। मैदानी क्षेत्रों में क्यों आता है, उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। पहले मैं स्थलों को जरा डिनोट कर लूं। तो पहली बात तो आप ये जान लो बच्चों कि ये जो कश्मीर का क्षेत्र है, यहां पर ये सभ्यता अनुपस्थित है। मध्य पाषाणिक संस्कृति बच्चों आपको कश्मीर में नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा। कश्मीर एकमात्र ऐसा क्षेत्र है, कश्मीर एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर पूरा पाषाण काल के बाद केवल नव पाषाण काल आएगा। यानी ये क्षेत्र बच्चों ऐसा क्षेत्र है जहां पर पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल ही केवल मिला है। पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल, केवल दो संस्कृतियां बच्चों यहां पर मिलेंगी। यहां पर आपको मध्य पाषाण काल मेरे बच्चों नहीं मिलेगा। यहां पर आपको मध्य पाषाण काल बच्चों नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जहां तक मध्य गंगा घाटी की बात है बच्चों, तो पहली बार मध्य गंगा घाटी में आपको मध्य पाषाणिक संस्कृति के अवशेष आपको मिलेंगे। उसमें भी खास तौर से आपका जो उत्तर प्रदेश है बच्चों, उत्तर प्रदेश में एक जिला है प्रतापगढ़। यूपी में बच्चों, मैं यहां पर इसको डिनोट कर रहा हूं, यूपी में एक जिला है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में 3 पुरास्थल हैं बच्चों मध्य पाषाण काल के। पुरास्थल माने समझते होंगे, जहां से हम कोई प्राचीन संस्कृति के अवशेष पाते हैं उसे हम पुरास्थल कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स कहते हैं बच्चों। तो यहां यूपी के प्रतापगढ़ से 3 स्थल मिले हैं। एक सराय नहर राय, सराय नहर राय, दूसरा महदहा, महदहा और दमदमा, महदहा और दमदमा। ये 3 स्थल हैं बच्चों आपके, कहां से, प्रतापगढ़ से। आपके गुजरात का एक स्थल है बच्चों लंघनाज, लंघनाज जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, ठीक है। और आपके राजस्थान में एक स्थल है बच्चों बागोर, बागोर, ठीक। आपके महाराष्ट्र में
महाराष्ट्र में बच्चों दायमाबाद, नहीं दायमाबाद नहीं बच्चों, आदमगढ़, ना ठीक है दायमाबाद, दायमाबाद ये बच्चों आपके कहां पर है, महाराष्ट्र में है। ठीक, अच्छा यहां पर आप देखेंगे बच्चों यूपी में जो आपकी है बेलन घाटी, यूपी के मिर्जापुर में बच्चों आपकी बेलन घाटी है, इसको आप लोग बना लीजिए। फिर आपकी बच्चों सोन घाटी है, सोन घाटी, फिर आपकी नर्मदा घाटी बच्चों, नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी, यहां से भी हमें मध्य पाषाणी का अवशेष मिलते हैं बच्चों, यहां से भी हमें क्या मिलते हैं, मध्य पाषाणी का अवशेष मिलते हैं। अब देखिए कहते हैं इसी इलाहाबाद में बच्चों, इलाहाबाद में दो स्थल और हैं, ठीक है, आपके इलाहाबाद में बच्चों यहां पर लिख देते हैं आपका चौपानी मांडो, चौपानी मांडो, चौपानी मांडो, ठीक है, लोहदा नाला, लोहदा नाला, ये बच्चों आपके कहां पर हैं, इलाहाबाद में। और आपके यूपी में बच्चों, यूपी में संत कबीर नगर एक जिला है, ठीक है, संत कबीर नगर एक जिला है यूपी का, वहां पर बच्चों आपका सबसे महत्वपूर्ण स्थल है यूपी में, यूपी का संत कबीर नगर जिला, यूपी में बच्चों एक स्थल है संत कबीर नगर जिले में, संत कबीर नगर जिला, संत कबीर नगर जिला, जहां का स्थल है बच्चों आपका नाम है लहुरा देवा, लहुरा देवा, ये सबसे प्राचीन धान का प्रमाण आपको देगा बच्चों। ठीक है, चलिए फटाफट आप लोग बनाते रहिए, इसको फटाफट बना लीजिए, सभी लोग बना लीजिए बच्चों ये। नोट करिए बच्चों, इसको नोट करिए फटाफट। ठीक है बच्चों, चलिए हाँ एक बार बच्चों सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए फटाफट बच्चों, सेशन को लाइक एंड शेयर करिए। चलिए हाँ आगे आइए। तो यहां पर बच्चों मैं बात कर रहा था हाँ मध्य पाषाण काल की। अब देखिए इसमें से कुछ ऐसे स्थल हैं बच्चों जिनसे बहुत सारी जानकारी आपको मिलनी है। अभी हमने यहां पर सारे स्थलों को डिनोट नहीं किया है बच्चों,
सारे स्थलों को हमने डिनोट नहीं किया है क्योंकि सारे स्थल यहां पर आ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो पहले जितने हमने डिनोट किए हैं उनके माध्यम से हम मध्य पाषाण काल में होने वाले परिवर्तनों को आपको बताने की कोशिश करते हैं। चलिए पहले देखते हैं बच्चों। अब देखिए, अभी तक मानव कैसा था? अभी तक मानव बच्चों जंगली प्रवृत्ति का था। कैसा था बच्चों? जंगली प्रवृत्ति का मानव था अभी तक मनुष्य कैसा था? जंगली प्रवृत्ति का था। लेकिन अब एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है। बड़ा परिवर्तन क्या हुआ? पहले परिवर्तनों पर हम ध्यान देते हैं। यहां पर डिनोट करते बच्चों क्या परिवर्तन होता है। परिवर्तन कौन कौन सा हुआ? पहली बार मानव, प्रथम बार मनुष्य मैदानी भागों में आया। प्रथम बार मनुष्य मैदानी भागों में बच्चों आया। कहां पर आया? मैदानी भाग में आया। इसका प्रमाण कहां से मिल रहा है? इसका प्रमाण मिल रहा है बच्चों प्रतापगढ़ से, क्योंकि ये स्थल सरायनहर राय, महदहा और दमदमा, ये तीनों बच्चों गंगा घाटी में है। प्रतापगढ़ बच्चों कहां पड़ेगा? मैदानी क्षेत्रों में पड़ता है यूपी के। पहली बार मनुष्य मैदानी क्षेत्रों में आया। दैट इज क्लियर। अब मैदानी क्षेत्रों में आया होगा तो सीधी सी बात है बच्चों, यहां पर वो आवासों का निर्माण किया होगा। अभी तक मनुष्य का आवास क्या था? कंदराएं और गुफाएं थी। अभी तक मानव का आवास क्या था? कंदराएं और गुफाएं। तो यहां पर पहली बार मानव जब आया होगा बच्चों, तो यहां पर मानव क्या किया होगा? अपने आवासों का निर्माण किया होगा, और आवास का निर्माण स्थापत्य कला को जन्म देता है। तो यानी कहने का मतलब बच्चों कि यहां पर स्थापत्य कला और वास्तुकला का क्या होगा? जन्म होगा। स्थापत्य कला और वास्तुकला का बच्चों क्या होता है? जन्म होता है। स्थापत्य कला और वास्तुकला का संबंध बच्चों क्या होता है? प्रारंभ। वास्तुकला का प्रारंभ हुआ। अब ध्यान से समझिएगा। और इसका प्रमाण कहां से मिलता है? यह है चौपानी मांडो। ये चौपानी मांडो बच्चों 14 झोपड़ियों का प्रमाण देता है एक साथ। यहां पर 14 झोपड़ियां पाई गई हैं जो एक साथ बनी हुई हैं बच्चों। ये दर्शाता है कि कहलीगार, ये इनसे हमें कई चीजों की जानकारी मिल जाएगी। चौपानी मांडो से हमें पता चलता है कि मनुष्य अब क्या रहने लगा? समूह में रहने लगा। समूह से बच्चों समाज बनता है, ठीक है। समूह से बच्चों समाज बनता है, समाज से समुदाय बनता है, ठीक है। सॉरी माफ करिएगा, समूह से समुदाय और समुदाय से समाज बनता है। और जब समाज का निर्माण हो जाता है तब सभ्यता और संस्कृति का समावेश होता है। तो भारतीय इतिहास में जिस सभ्यता और संस्कृति को हम पढ़ते हैं उसके प्रारंभ जो है कहीं न कहीं बच्चों हमें मध्य पाषाण काल से होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। क्योंकि हम किसी भी सभ्यता में क्या पढ़ते हैं? किसी भी इतिहास में, किसी भी अध्याय में बच्चों हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं बच्चों, हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं, एक मिनट बच्चों लाइट गई है, नेट इश्यू होना चाहिए लेकिन हो सकता ना हो, ठीक है। चलिए नहीं होगा तो बड़ी अच्छी बात है। अब देखिए, तो हम सीधी सी बात कहना चाहते हैं कि भाई किसी भी सभ्यता में हम संस्कृति और समाज का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और यहां पर आप देख रहे हैं कि उसका निर्माण होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। 14 झोपड़ियां एक साथ बनी हुई पाई गई जो समूह के निर्माण को जन्म देती हैं। समूह का निर्माण बच्चों भाषा के निर्माण से होता है। बिना भाषा से कोई समूह नहीं बनता। जब तक हम एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं समझते, हम एक दूसरे के साथ नहीं आते हैं। तो सबसे बड़ा जो वो है बच्चों, वो है भाषा, लैंग्वेज। लैंग्वेज पर जब तक हमारा नियंत्रण नहीं होता है हम समूह का निर्माण बच्चों नहीं कर पाते हैं। तो ये एक परिवर्तन यहां पर देखिएगा। अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर मैदानी भागों में जब मानव आया तो क्या किया होगा? यहां क्यों आया होगा मानव? यहां बच्चों क्यों आया मानव? ठीक है, तो सीधी सी बात आप ये कह सकते हैं कि भाई जंगलों में आया, शिकार करने आया। विंध्य की श्रेणियों से पत्थर लेकर आता था और मैदानी क्षेत्र में जो जंगल थे बच्चों, गंगा यमुना के दोआब में, उन जंगलों में शिकार करके बच्चों क्या करता था? चला जाता था। गंगा यमुना के मैदान में शिकार करके वापस चला जाता था। लेकिन माना जाता है कि बहुत लंबे समय तक बच्चों ये प्रक्रिया चली होगी और ऐसा हुआ होगा कि जिस पेड़ और वृक्ष के नीचे मनुष्य बार बार आता था, देखता था वहां कुछ नहीं था, कुछ समय आया होगा, देखा होगा कुछ पौधे उगे होंगे। तो माना जाता है कि पहली बार जो ये संत कबीर नगर का लहुरादेवा स्थल है, यहां से धान का प्राचीनतम प्रमाण मिला बच्चों। किसका प्रमाण मिलता है? धान का। और ये माना गया कि ये 9000 बीसी से 8000 बीसी प्राचीन बच्चों, यानी ये पहले अनाज का प्रमाण है।
यहां से बच्चों हमें धान का प्रमाण मिला है। यानी एक नई परंपरा, हालांकि माना जाता है एग्रीकल्चर सिस्टम का डेवलपमेंट न्यूलिथिक कल्चर में हुआ, नवपाषाण काल में, लेकिन उसका शुरुआत हमें बच्चों दिख रहा है कहां से? मध्य पाषाण काल में, जो ये बताता है कि अभी हमें और रिसर्च और अध्ययन की क्या है, जरूरत है। हो सकता है हमारा मध्य पाषाण काल का कॉन्सेप्ट ही बदल जाए और ये मान लिया जाए कि नव पाषाण काल के बजाय मानव मध्य पाषाण काल में ही एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया था। तो एक तो ये नई परंपरा देखी। अब ये नई परंपरा बहुत सारी चीजों को क्या करेगी? बदलेगी। तो अगर आप धान की खेती कर रहे हो या एग्रीकल्चर सिस्टम से जुड़ रहे, तो सीधी सी बात मैदान में जाओगे, जहां जाओगे वहां, यानी जहां पर मिट्टी उपलब्ध होगी एग्रीकल्चर की तरह, तो सीधी सी बात मैदानी क्षेत्रों में आने का जो कारण था वो दो कारण था, एक एग्रीकल्चर, एक है शिकार। एक एग्रीकल्चर और एक है शिकार। तो मैदानी क्षेत्र में जब आओगे, अकेले आओगे नहीं, समूह में आओगे। अकेले नहीं आओगे, कैसे आओगे? समूह में आओगे। तो समूह में जब आओगे और एग्रीकल्चर करोगे तो रुकोगे तो आवास बनाओगे, खुले आसमान में तो रहोगे नहीं। तो आवासों का प्रमाण भी हमें कहां से मिल रहा है? चौपानी मांडो से। अब देखो, जब उत्पादन करोगे तो उत्पादन रखने के लिए बच्चों क्या होना चाहिए? पात्र होना चाहिए, बर्तन होना चाहिए। अनाज का उत्पादन करोगे तो उसके लिए पात्र का निर्माण करोगे। तो यही चौपानी मांडो है बच्चों, जहां से विश्व का प्राचीनतम मृदभांड मिला है। इसी चौपानी मांडो से विश्व का प्राचीनतम मृदभांड, चौपानी मांडो से बच्चों विश्व का प्राचीनतम मृदभांड मिला। विश्व का प्राचीनतम बच्चों क्या मिला? मृदभांड। मृद माने मिट्टी, भांड माने बर्तन। मृद माने मिट्टी, भांड माने बर्तन। क्या मिला? मृदभांड मिला। अच्छा, कहते हैं कि दायमाबाद और बागोर, दायमाबाद और बागोर, बागोर कहां है बच्चों? राजस्थान में है। और ये मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है बच्चों, बागोर। ये दो ऐसे स्थल हैं जो प्राचीन पशुपालन का प्रमाण देते हैं। ये दोनों स्थल बच्चों प्राचीन पशुपालन का प्रमाण देते हैं। हमें क्या देते हैं? प्राचीन पशुपालन का प्रमाण देते हैं। साथ साथ बच्चों आपका जो लहुरा देवा है, लहुरा देवा बच्चों, लहुरा देवा, ये प्राचीन धान का प्रमाण देता है। प्राचीनतम धान का प्रमाण, प्राचीनतम धान का प्रमाण, लहुरा देवा प्राचीनतम धान का प्रमाण देता है। ठीक। और इसके साथ साथ बच्चों चौपानी मांडो विश्व का प्राचीनतम मृदभांड, दायमाबाद बागोर प्राचीन पशुपालन, लहुरा देवा प्राचीनतम धान का प्रमाण। और इसके साथ साथ बच्चों आप देखिए चौपानी मांडो से ही, चौपानी मांडो से बच्चों हमें आवास का प्रमाण, चौपानी मांडो, चौपानी मांडो से बच्चों, चौपानी मांडो से हमें 14 झोपड़ियों के प्रमाण, 14 झोपड़ियों के प्रमाण, 14 झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं। चौपानी मांडो से बच्चों 14 झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं। और साथ साथ बच्चों आपका भीमबेटका, भीमबेटका का नाम सुना होगा बच्चों आप लोगों ने। भीमबेटका, जिसकी खोज बच्चों किसने किया था? वीएस वाकड़कर। इसकी खोज किसने किया? वीएस वाकड़कर ने किया। किसने किया? वीएस वाकड़कर इसकी क्या करते हैं? खोज करते हैं बच्चों। भीमबेटका आपके एमपी के रायसेन जिले में है। कहां पर है ये? एमपी के रायसेन जिले में बच्चों। ठीक। चौपानी मांडो कहां? इलाहाबाद। ठीक। लहुरा देवा आपका यूपी के संत में कबीरनगर जिले में। दायमाबाद बच्चों, दायमाबाद आपको पता है। ठीक है, बोलो उसको आके चेक कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए तो भीमबेटका से बच्चों आपको क्या मिला है? चित्रकला का प्रमाण मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? चित्रकला का प्रमाण। यहां से क्या मिलता है? चित्रकला का प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो ये चित्रकला बच्चों कहते हैं भीमबेटका से न केवल इस काल का बल्कि आने वाली कई संस्कृतियों का हमें चित्रकला का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और भीमबेटका बच्चों हम आपको अलग से पढ़ाएंगे। मैं यहां सीरीज क्यों बना रहा हूं? मैं आपको सिर्फ परिवर्तन दिखा रहा हूं। मैं आपको क्या दिखा रहा हूं? मैं आपको परिवर्तन दिखा रहा हूं बच्चों। अभी ये काफी बड़ा है। आपने देखा मिट्टी का बर्तन बनने लगा, पहली बार बना। पशुपालन की प्रक्रिया शुरू हो गई। मानव के समाज में कैसा चेंज, कैसा परिवर्तन आ रहा है। नई नई परंपराएं दिख रही हैं। धान की खेती शुरू हो रही है, झोपड़ियां बन रही, लोग समूह में रहना शुरू कर रहे हैं बच्चों।
साथ साथ चित्रकला का और डेवलपमेंट आपको इस काल में देखने को मिल रहा है। तो ये वो परंपराएं बच्चों जो हमें मध्य पाषाण काल में आपको दिखाई देती हैं। आज चूंकि मुझे थोड़ा सा बच्चों जरूरत है, इसलिए क्लास को थोड़ा सा पहले एंड कर रहे हैं। हाँ, अभी आपका मध्य पाषाण काल खत्म नहीं हुआ बच्चों। अभी तो मैं बताऊंगा कि मानव के जीवन में सौंदर्य का भाव कैसे पैदा हुआ, दाम्पत्य जीवन का भाव कैसे आया, पति पत्नी की संकल्पना का प्रादुर्भाव कैसे हुआ मनुष्य के जीवन में, ठीक है। तो आभूषण की संकल्पना का कैसे जन्म हुआ, सामाजिक विषमता और आर्थिक विषमता का समावेश कैसे हुआ। कहते समाज निर्माण की जो शुरुआती प्रक्रिया है बच्चों, वहीं से हमें आज की जो परंपराएं हैं वो दिखना शुरू हो जाती हैं। तो इससे बच्चों आगे आने वाली क्लास में आप समझोगे बेहतर तरीके से। और कल की जो क्लास रहेगी बच्चों, मैराथन क्लास लूंगा, क्योंकि हम चैल्कोलिथिक पर पहुंच गए हैं और अभी क्लास हमारी स्टोन एज की ही चल रही है। तो हमें कल आपको 2-2.5 घंटा एक साथ लेना पड़ेगा चीजों को समेटने के लिए, ठीक है। तो कल आप लोग रेडी रहिएगा लंबी क्लास के लिए बच्चों। और आज